हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है, तो इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। आज का वीडियो भी हमारा इस 100% फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में ही है, क्योंकि हमेशा से फ्री देते आए हैं, आगे भी देते ही रहेंगे। तो आज का वीडियो है क्लास 12th हिंदी कोर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है। हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2। इसके काव्य खंड का अध्याय है रुबाइयाँ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज़ें थी, गज़ल और रुबाइयाँ, जिसमें से गज़ल सीबीएसई के द्वारा हटा दिया गया है। सिर्फ रुबाइयाँ ही आपके चैप्टर में हैं, तो उनको ध्यान से हम देखेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रुबाइयाँ तो बहुत ही आसान थी, हमने देखा था। फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा लिखी गई हैं ये। आज इनके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इन रुबाइयों को हमने एकदम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अच्छे से इसकी पूरी व्याख्या पढ़ी है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, टेस्ट पेपर लगभग सभी कुछ कंप्लीट है। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसमें सभी हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपसे दो फॉर्म में पूछे जाते हैं। एक तो पहला कुछ शॉर्ट रहते हैं और एक लॉन्ग में भी आते हैं, तो दोनों ही तरीके से इनको बनाइए। इनकी वर्ड लिमिट हमेशा 30 to 60 वर्ड्स के बीच में, जब भी कोई क्वेश्चन तैयार करिए 30 to 60 वर्ड के बीच में करिए। अगर छोटा आता है तो उसे आप रिड्यूस कर दीजिए, बड़ा आता है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मगर रेडी आप हमेशा इस सोच के करिएगा कि आपको ज़्यादा लिखना है। सॉरी। पहला प्रश्न है, रुबाइयाँ के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। उसको कितने प्यार से आंगन में बैठकर झुला रही है, उसको वो ऐसे करके उछाल रही है, झूला झुला रही है, ऐसे झूला झुलाना है, हवा में उछालना, लोका देना जिसे कहते हैं। तो वो कई ऐसे काम कर रही हैं जिससे बच्चा बहुत प्रसन्न हो रहा है। माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है तो कभी हवा में उछाल उछाल कर प्रसन्न होती है। बच्चा भी माँ के हाथों के झूले में डोलता हुआ खिलखिलाकर हंस रहा है। माँ वात्सल्य भाव के साथ बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है। तो जहाँ एक तरीके से खिला रही है, उसके बाद उसको नहलाना, धुलाना, कपड़े बनाना, पहनाना, बाल बनाना, सभी कुछ ये भी है। उसके उलझे बालों में कंघी कर उसे सुंदर बनाती है। माँ बच्चे को अपनी घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाती है। बच्चा माता की गोद में प्रसन्न रहता है। तो जहाँ माँ बच्चे के साथ में इतना प्रसन्न है, वहीं बच्चा भी माँ के साथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो जितना भी रुबाइयों में दिया हुआ है कि क्या क्या माँ ने बच्चे के साथ किया है, वो सभी आप लिखोगे। उसको झूला झुलाना, हवा में उछालना, उसे नहलाना, कंघी करना, कपड़े पहनाना, ये सभी कुछ मेंशन करेंगे। और इस साथ में ये भी कि बच्चा माँ के साथ प्रसन्न है, तो माँ भी बच्चे के साथ में बहुत अधिक प्रसन्न है। प्रश्न संख्या 2 है, दिवाली की रात माँ के वात्सल्य का चित्रण कवि शायर ने किस प्रकार किया है। अब दिवाली की रात माँ क्या करती है, देखिए वहाँ पर एक तो हर तरफ दिए जलाना है, छोटे से जो घर है उसमें दिए जलाना है, तो माँ के चेहरे पे भी खुशी है और वो बच्चे को भी ध्यान में रखकर पूरे घर की सजावट कर रही है। दिवाली की शाम को घर स्वच्छ और पवित्र बनाया गया है। घर को खूब सजा दिया गया है। दिवाली की रात में हम लोग भी अपने घरों को कितना सजाते हैं ना, तो उसी तरीके से सजाया गया, पूरा साफ स्वच्छ होता है, साथ ही हर जगह दिए जलाए जाते हैं। माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने तथा जगमगाते लावे लाई है। आप क्या आप देखते हो ना, लाई फरी लाई जाती है उस दौरान में, तो उसके साथ में थोड़े थोड़े छोटे छोटे खिलौने भी होते हैं जो पूरे चीनी के बने होते हैं, जिसको हम लोग तोड़ तोड़ के दांत से खाते भी हैं, वो लाई है। और लावे जो है ना, एक तो फरी होती है, उसी की तरह एक लावा भी होता है जो भुनकर तैयार होता है, तो वो सब चीज़ें लेकर आई है। उस रूपवती के चेहरे पर एक आभा है। अब वो रूपवती कौन, माँ के चेहरे पर एक आभा है। अब आभा क्यों है, दीपावली की शाम है, पूरा घर परिवार सजा है, खुश है, तो इस बात को लेकर माँ भी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। वह अपने बच्चे के घरौंदे को सजाती है। अब एक ट्रेडिशन है कि उस दिन एक छोटा सा घरौंदा भी बनता है बच्चों का, बच्चे बनाते हैं, उसको सजाते हैं, तो माँ उस घरौंदे में भी दियों को रख रही है तथा उसमें एक दीप जलाती है। बच्चा प्रसन्न हो जाता है। अपने बच्चे की प्रसन्नता से ही माँ का चेहरा गर्व से फूला हुआ है। अब जब ये देख रहा है कि वो छोटा सा घर जो है वो बच्चे का है, खेलने का है, अब उस छोटे से घर को जब माँ सजा रही है तो उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चे को, तो वो चीज़ देखकर बच्चा प्रसन्न है। बच्चे की प्रसन्नता देखकर माँ भी बहुत प्रसन्न है।
तीसरा प्रश्न है, बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ क्या करती है, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। अब छोटा सा बच्चा जिद कर गया, उसने चांद देखा कि माँ मुझे ये खिलौने के तौर पे दीजिए। तो माँ ने क्या किया, दर्पण में ही चांद दिखाकर कहा ये देखो चांद है, इससे खेलो। क्योंकि भाई लिटरली तो चांद नहीं आ सकता, तो बच्चे को बहलाने के लिए क्या किया गया, दर्पण में दिखाया गया चांद। बच्चा जिद करके अपनी माँ से चांद के खिलौने की मांग करता है। वह मचल रहा है, किसी तरीके से नहीं मान रहा कि नहीं उसे बस अब चांद चाहिए ही चाहिए, किसी तरीके से सुनने को तैयार नहीं है। और तुनक रहा है कि उससे अगर कुछ भी उसको और बहलाने की कोशिश करो तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जा रहा है। माँ उसे अन्य खिलौने से बहलाने की कोशिश करती है, पर बालक चांद का खिलौना ही चाहता है। अब चांद तो खिलौने के तौर पे नहीं दिया जा सकता, तो माँ कहती है कि चलो भाई इसे कुछ और दे देते हैं जिससे ये प्रसन्न हो जाए। लेकिन वो प्रसन्न होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो और गुस्सा होता जा रहा है, नहीं उसको तो वही खिलौना चाहिए। माँ घर के अंदर से आईना ले आती है, वह आईने में बच्चे को उसका चेहरा दिखाती हुई कहती है कि लो अब चांद धरती पर उतर आया है। तो अब क्या है, उसने तो चांद देखा, उसको चांद चाहिए था, लेकिन माँ के लिए चांद क्या है, उसका बेटा है। वो अंदर गई, अंदर से एक आईना लेकर आई और उस आईने में बच्चे की तस्वीर को दिखा दिया। अब वो तस्वीर जब देखी तो उससे कहा देखो ये चांद है। तो इस तरीके से वो बहला रही थी। बच्चे को लिटरली चांद चाहिए था, लेकिन माँ ने अपने चांद का चेहरा दिखाया, अर्थात बच्चे का ही चेहरा आईने में दिखाते हुए कहती है कि ये चांद है, ये देखो आज धरती पर उतर आया है। प्रश्न संख्या 4 है, रक्षाबंधन की तैयारी का वर्णन कवि यानी कि शायर ने किस प्रकार किया है। अब रक्षाबंधन में जिस तरीके से थोड़ा सा वातावरण में भी बदलाव रहता है, बादल छाए रहते हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी फुहारें भी पड़ती हैं, सभी कुछ है, भाई बहन प्रसन्न हैं, बहनें पूजा की थाली लेकर तैयार हैं भाइयों को रक्षा कवच बांधने के लिए, वो सब चीज़ें हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह जब आकाश पर काले बादल छाए होते हैं तो एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को तैयार होती है। सुबह सुबह कहाँ आ गई कि हाँ वो अपने भाई को राखी बांधेगी। सभी छोटी छोटी बहनें देखो सुबह नहा धोकर कितने बढ़िया से सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होकर रेडी रहती हैं भाइयों को राखी बांधने के लिए। वह नन्ही सी बच्ची बड़े उत्साह में है, वह उमंग के साथ हाथ में राखी लेकर खड़ी है, बहुत बहुत एक्साइटेड है अपने भाई को राखी बांधने के लिए और हाथ में राखी लिए खड़ी है। राखी के लच्छे में बिजली सी चमक है, ऐसी ही चमक उस बच्ची के चेहरे पर भी है। अब जो है ना राखी होती है, आपने देखा कैसे चमकीली चमकीली होती है ना, तो वो राखी भी चमकीली है। अब वो चमकीली राखी लेकर खड़ी है और उसकी चमक जो है वो उसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर इसके रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि बहन बहुत खुश है अपने भाई को राखी बांधने के लिए और वो राखी की चमक उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। प्रश्न संख्या 5 है, रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दीपावली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में लिखिए। अभी दीपावली कैसी थी और रक्षाबंधन कैसा था, ये दोनों हमने दिखा दिए। अब आपको इनके दृश्य बिंबों को प्रस्तुत करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो दोनों को बताना है। यहाँ पर दिवाली का त्योहार पूरा घर रंग रोगन से चमक रहा है। माँ अपने नन्हे बच्चे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर देती है। वह बच्चों के घरौंदे में भी दिया जलाती है। इसी प्रकार राखी के त्योहार के दिन आकाश में हल्की घटा छाई हुई है। छोटी बहन ने पांवों में पाजेब पहनी हुई है और वह अपने भाई के लिए चमकदार राखी लेकर आई है जो चमकदार लच्छों से चमकती है। वह उसको अपने भाई की कलाई पर बांधती है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है दीपावली के दिन पहले त्योहार वातावरण कैसा है, घर कैसा है और वहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं। और सेम इसी प्रोसीजर में जो है आपको दीपावली का भी बताया गया है। आकाश में बादल हैं, ठीक है, बादल छाए हुए हैं। अब तैयार कौन है, बहन तैयार है, वो उसने पैरों में पाजेब पहनकर बहुत ही सज धज कर रेडी है। हाथों में उसने क्या लिया हुआ है, वो राखी ली हुई है और वो अपने भाई का इंतज़ार कर रही है राखी बांधने के लिए।
तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपने एक चीज़ अगर नोटिस करी होगी तो वातावरण से लेकर उस त्योहार को मनाने का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है, दोनों ही त्योहार में, चाहे दीपावली हो चाहे रक्षाबंधन हो। तो देखो इसमें दिया दीपावली का त्यौहार, पूरा घर रंग रोगन से चमक रहा है। अब उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, घर में पेंट वगैरह होता है, ठीक है, इसलिए पूरा स्वच्छ घर साफ सुथरा दिखता है। नन्हे बच्चे प्रसन्न करने के लिए माँ, अब छोटे छोटे बच्चों को प्रसन्न, भाई घर पे पेरेंट्स जो चीज़ें लाते हैं वही बच्चों को प्रसन्न करती हैं। तो वो चीनी मिट्टी के खिलौने लेकर आई है जो बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, उनसे वो बच्चे खेल रहे हैं। अब चीनी और मिट्टी दोनों खिलौने अलग अलग होते हैं, मिट्टी के खिलौने अलग होते हैं और चीनी के खिलौने जो होते हैं वो खाए जाते हैं। तो दोनों तरीके के खिलौने खेलने के लिए और खाने के लिए माँ लेकर आई है, जिसको बच्चा देखकर बहुत प्रसन्न है। अब आ जाते हैं रक्षाबंधन में। तो रक्षाबंधन के सुबह क्या है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। अब छोटी बहन जो है वो, उस बच्चे जो है ना वहाँ उस दौरान, बहनें ख़ास तौर से बहुत ही एक्साइटेड रहती हैं, तैयार होती हैं। तो उन्होंने खूब अच्छे से तैयार हुई हैं, पैरों में पाजेब पहनी हुई हैं, अपने भाई के लिए चमकदार राखियाँ लेकर आई हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उन राखियों के साथ अपने भाई को पहनाने के लिए। और उन चमकदार लच्छों की जो चमक है वो बहनों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है और वो उस राखी को अपने भाई की कलाई पर बांधना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही चीज़ें घरेलू हैं, चाहे आंगन में बच्चे को खिलाना हो, चाहे दीपावली मनाना हो, चाहे ही आपका रक्षाबंधन हो, ये सभी घर के ही वातावरण से निकल कर आए हैं। तो उनको आप कैसे यहाँ पर व्यक्त करेंगे, देखिए क्या है। दीपावली के शाम घर आंगन साफ सुथरा सजा सवरा है। अभी घरेलू वातावरण कैसा है वो बताया जा रहा है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने सजाती है और उसके बनाए घरौंदे में दिया जलाती है। उस समय उसके चेहरे पर ममता, कोमलता, वात्सल्य के जो रंग बिखरे हैं वे बड़े सार्थक बिंब बनकर कविता में उभरे हैं। अब देखिए रुबाइयाँ ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, थोड़ी सी ही हैं, ठीक है। तो अब उनमें ही आपसे क्वेश्चन ऐसे पलट पलट कर पूछे जाएंगे, आपको ये लगेगा आंसर तो अभी हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है घरेलू जो वातावरण होता है कैसा है। अब घरेलू वातावरण दीपावली में ज़्यादा दिखाया गया कि घर का साफ सुथरा होना, सजा होना, दिया जलाना, सभी कुछ जो है वो ये चीज़ दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब वो सारी चीज़ें दिखा रहा है तो उसमें आपको घर की चीज़ें, घरेलू बिंब का मतलब होता है घर में जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके से घटित हो रही हैं, ये दिखाना है। तो वही चीज़ें हम यहाँ दिखाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है, फिराक की रुबाइयों में घरेलू वातावरण के मोहक चित्त है, इस कथन का उदाहरण पुष्टि कीजिए। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ही वहाँ पर घरेलू वातावरण है। अब कैसे है वातावरण, चाहे दीपावली, अब दीपावली के टाइम घर का साफ सुथरा सजा होना, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए क्या है, फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन के अत्यंत सुंदर चित्र उपस्थित हैं। माँ का बच्चे को खिलाना भी एक घरेलू वातावरण को ही उभार रहा है। माँ अपने प्यारे शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है, वह उसे झुलाती है, हंसाती है। बच्चे के नहलाने के दृश्य का सजीव चित्रांकन हुआ है, किस तरीके से उसको नहला रही है। इसी प्रकार दीपावली व रक्षाबंधन जैसे पर्व को जिस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है यह आम आदमी से जुड़ा हुआ है। बच्चे का किसी वस्तु के लिए जिद करना और माँ द्वारा उसे बहलाना जैसे दृश्य आम परिवारों में ही दिखाई देते हैं। तो ये सभी घरेलू शुरू से लेकर, जहाँ पर आप सारी रुबाइयों में देखेंगे तो सबसे पहले जहाँ बच्चे को लेकर शुरू हुई रुबाइयाँ, उसके बाद जो है रक्षाबंधन आया, दीपावली आया, फिर बच्चे का बहलना भी होगा। सभी कुछ जो है वो क्या परिदर्शित कर रहा है कि घर के आसपास क्या चीज घटित हो रही है। प्रश्न संख्या 8 है, काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पर अब लाइंस क्या हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रहे के हवा में जो लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो किस तरह बता रही है कि आंगन में चांद के टुकड़े को लिए खड़ी, अर्थात एक माँ अपने बच्चे को आंगन में गोद में लिए खड़ी है, हाथ पे झुलाती उसे गोद भरी। अब बच्चे को हाथ पे ऐसे ऐसे करके झुलाते हैं ना तो बच्चा बहुत खुश होता है,
तो उसको हाथ पर ही वो झुला रही है। रह रहे के हवा में जो लोका देती और रह रहकर उसे हवा में उछाल रही है। गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और इन सभी से बच्चा इतना प्रसन्न हो जाता कि वो खिलखिलाकर हंसने लगता और उसके खिलखिलाहट की आवाज से वो पूरा घर गूंज उठता है। तो ये तो इसका भाव हो गया। अब देखिए क्या है इसमें बताना है हमें। कवि बताता है, माँ अपने चांद जैसे बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है, वह हाथों के झूले से में झुला रही है, वह उसे हवा में धीरे धीरे उछाल रही है। इस काम से बच्चे की हंसी गूंज उठती है। चांद के टुकड़े में उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर चांद का टुकड़ा, तो उपमा अलंकार कैसे है? अब देखिए यहाँ पर क्या, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यहाँ पर बच्चे की उपमा दी जा रही है, किससे? चांद से, इसलिए जो है यहाँ पर उपमा अलंकार है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है। छोटे बच्चे जो चीजें कर रहा है वो सारी चीजों का भी वर्णन है। उर्दू मिश्रित शब्दावली, अब इसमें आप देखेंगे कई शब्द जो हैं वो उर्दू के आए हुए हैं। गेयता है, आप इसे गा सकते हैं, ठीक है, लय है, गीत की तरह गा सकते हैं। फिर है भाषा सहज व सरल है और उर्दू भाषा है। भाषा इनकी जितनी भी है, अगर हम सिंपली पढ़ें, रुबाइयाँ जितनी भी दी गई हैं, अगर उनको हम सिंपल भी पढ़ते हैं तो हमें हर एक अर्थ बड़ी आसानी से समझ में आता है। तो इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल या कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। बहुत ही सिंपल शब्द भाषा यहाँ पर इस्तेमाल करिए। अच्छा, काव्य सौंदर्य जब दिया है तो आप भाव पक्ष कला पक्ष दोनों अलग अलग लिख सकते हो, या इस तरीके से एक ही पैरा में भी आप व्यक्त कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपसे वर्ड लिमिट कितनी पूछी गई है। अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा पूछी गई है तो दो अलग अलग पैराग्राफ में एक अलग अलग हेडिंग डाल के भाव पक्ष कला पक्ष डाल के आप दे सकते हो, और अगर आपसे नहीं पूछा गया है तो इस तरीके से एक ही पैरा में आप कंबाइंड बनाकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदी के चांद और आंगन के चांद का रिश्ता टिप्पणी कीजिए। अब गोदी का चांद कौन है? गोदी का चांद तो बच्चा हुआ ना, बच्चे में माँ के लिए तो बच्चा ही सब कुछ होता है, तो उसने गोदी का चांद किसको बोला है? माँ की गोद में जो बच्चा है उसको बोला गया। और दूसरा है आंगन में चांद। आंगन में चांद भी यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? वो भी बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा तो चांद चाह रहा है लेकिन वो है नहीं, तो माँ ने शीशा दिखाया और बोला जो वो चांद है, सॉरी गगन का जो चांद है वो नीचे उतर आया। तो यहाँ पर गगन मतलब आकाश, आकाश में जो चांद है वो लिटरली चांद है। गोदी का चांद जो है वो उसका बच्चा है। आंगन में चांद उतर आया, आंगन में जो चांद है वो भी बच्चा ही है। तो कई जगह चांद अलग अलग रूप में जो व्यक्त किया गया है उसका अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या है, जब माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तब वह उसे चंद्रमा के समान सुंदर और आकर्षक लगता है, क्योंकि शाम को रात में लिए खड़ी है, चांदनी रात है, चारों तरफ चांद का प्रकाश फैला हुआ है, तो बच्चे को लेकर वो खड़ी है और उसमें बच्चा बहुत खिलखिलाकर हंस रहा है। तो इसको क्या बताया गया है कि वो गोदी का चांद है। वह अपने बच्चे पर ममता लुटाती रहती है। माँ की गोदी में बच्चा जब चांद को देखता है तब वह उसे खिलौना मानकर अपने हाथों में लेने के लिए मचल उठता है, लेकिन एक माँ के लिए तो उसकी संतान ही चांद है। इसलिए माँ ने बच्चे को आईना दिखाकर कहा कि ये ले देख चांद। तो वो गगन के चांद से उलझा तो माँ ने उसे आईने में दिखाकर वो चांद कहा, ये देखो चांद आंगन में उतर आया है। तो फर्क समझ में आ गया आपको क्या है? गोदी का चांद, आंगन का चांद और गगन का चांद, ये तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि एक जो गोदी का चांद है वो स्वयं बच्चा है, और गगन का चांद क्या है? आकाश में जो चांद है वो चांद है, और आंगन में चांद जो आईने में चांद दिखाई दे रहा है उसका मतलब है आईने में चांद कौन था? उस बच्चे का ही प्रतिबिंब था, तो वो आंगन में चांद था। प्रश्न संख्या 10 है, रुबाइयां कविता के आधार पर सावन की घटाओं और रक्षाबंधन के पर्व पर टिप्पणी कीजिए। अब आपकी सावन का महीना जो है वो सावन का क्या कहते हैं, रक्षाबंधन का जो महीना होता है वो सावन के महीने के आखिरी दिन की यानी कि पूर्णिमा वाले दिन पड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो सावन की पूर्णिमा होती है और उसी दिन पड़ता है, और उस दिन सावन का महीना पूर्ण हो जाता है, तो रक्षाबंधन उसी दिन पड़ता है। अब सावन का महीना किस लिए मनाया जाता है, किस लिए होता है?
उस दौरान वर्षा ऋतु बहुत होती है, वर्षा ऋतु एकदम चरम पे होती है, वर्षा खूब होती है। तो इसीलिए यहाँ पर बताना है कि सावन की घटाएं, क्योंकि उस दौरान जो है आसमान में बादल रहते हैं, बारिश होती रहती है, इसीलिए उसे सावन की घटाओं के साथ संबंधित किया गया है। तो देखिए क्या है, सावन मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहार में अटूट संबंध है, क्योंकि सावन मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसी पावन दिवस पर यह पावन त्योहार मनाया जाता है। इस समय आकाश में सब तरफ घटाएं छाए रहती, चारों तरफ घटाएं रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्षा ऋतु का समय है, तो हमेशा रहेगी रहेंगी। उधर भाई बहन के हृदय में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम की घटाएं छाई रहती हैं। अब ये त्योहार ही भाई बहनों का है, तो बहन जहाँ भाई का इतना चाव से इंतज़ार करती है राखी बांधने के लिए, वहीं भाई भी बहुत इंतज़ार में रहता है अपनी कलाई पर राखी बंधवाने के लिए, और इनका प्यार भी उस समय बहुत चरम पे रहता है। दोनों ही अर्थात भाई और बहन प्रेम रस में सिक्त हैं, यानी कि दोनों इस समय प्रेम रस में डूबे हुए हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह जब आकाश पर काले बादल छाए होते हैं, तो एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को तैयार होती है। सुबह सुबह जैसे सभी बहनें तैयार होती है, तो वो भी तैयार हुई। वह नन्ही सी बच्ची बड़े उत्साह में है, मतलब बहुत एक्साइटेड है इस त्योहार को मनाने के लिए, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए। वह उमंग के साथ हाथ में राखी लेकर खड़ी है। राखी के लच्छे में बिजली सी चमक है, ऐसी ही चमक उस बच्ची के चेहरे पर है। अब बहनें क्या है, वो थाली सजाकर राखी लेकर रेडी रहती है, अपने भाई का इंतजार करती हैं। अब वो जो राखी है, आजकल तो राखियाँ बहुत तरीके की आने लगी। पहले राखियाँ क्या होती थी, खूब इतनी बड़ी सी होती थी, उसमें खूब गोल्डन फ्लेयर्स रहते थे और वो बांधी जाती थी। तो वो जो गोल्डन फ्लेयर्स की जो चमक थी वो बहन के चेहरे पर दिखाई देती थी। वो चमक दिखाई देने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि वो राखी बांधने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती थी अपने भाई को। तो वो एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर उसको चमक के साथ कंपेयर किया है यहाँ गोरखपुरी जी ने। तो किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि सावन की घटाएं आपको समझ गए, क्योंकि सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन मास वर्षा ऋतु की चरम स्थिति होती है, इसलिए चारों तरफ बारिश होती ही रहती है और घटाएं छाई रहती हैं। तो इसलिए ये संबंध यहाँ पर व्यक्त किया गया है। अब रक्षाबंधन में क्या होता है और सावन मास में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हमने आपको यहाँ क्लियर कर दी। प्रश्न संख्या 11 है, बच्चा किस वस्तु के कारण लालची बन गया है? कौन सा वस्तु है जिसको देखकर वो इतना लालच कर रहा है? उससे चांद को देखकर वो लालची हुआ है। वो चांद को पाना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, तो उसी को देखकर लालची हो गया है और रो रहा है और बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कि मुझे वो चांद खिलौने के तौर पर चाहिए ही चाहिए। बच्चा जब चांद को देखता है तो उसका मन लालची हो जाता है। वह चांद को पकड़ने की जिद करता है कि भाई जैसे खिलौना होता है, वो खिलौना पकड़ के खेलता है, वैसे वो चांद चाहता है कि चांद उसको मिल जाए और उसको पकड़ कर खेले। वह माँ से कहता है कि मुझे यही वस्तु चाहिए। चांद को देखते ही उसका मन लालच से भर जाता है। अब लालच क्या होता है, यानी किसी चीज़ को पाने की चाह, वो हमारी नहीं है लेकिन तब भी हम उसको पाना चाहते हैं। तो उसको चीज़ को पाने की चाह उसके अंदर इतनी प्रबल है कि अब उसके लिए वो जिद कर रहा है, मचल रहा है सब तरीके से, कि उसे हर हाल में वो चांद चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए वो लालची बन गया है। प्रश्न संख्या 12 है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों से उभरने वाले वात्सल्य के किन्हीं दो चित्रों को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। अब इसमें वात्सल्य रस तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। देखिए कैसे वात्सल्य रस है। एक तो माँ जब बच्चे को खिला रही है वो चीज़ें हैं, और जब वो दीपावली में दिया जला रही है वो भी उस समय भी उसका वात्सल्य रूप दिखता है। तो ये दोनों ही चित्र आप यहाँ उभारेंगे। दीपावली की शाम घर स्वच्छ और पवित्र बनाया गया है। घर को खूब सजा दिया गया है। माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने तथा जगमगाते लावे लाई है। उस रूपमती के चेहरे पर एक आभा है। वह अपने बच्चे के घरौंदे को सजाती है तथा उसमें दीप जलाती है। बच्चा प्रसन्न हो जाता है। अपने बच्चे एक ही प्रसन्नता में ही माँ का चेहरा गर्व से भूल जाता है। तो यहाँ पर तो ये पहला चित्र हो गया। अब इन्होंने क्या बोला था, वात्सल्य के किन्हीं दो चित्रों का अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा आप जो है रुबाइयों का जो पहला पैरा है कि किस तरीके से माँ बच्चे को आंगन में खिला रही है, नहला रही है, धुला रही है और उसके बाल बना रही है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हो। प्रश्न संख्या 13 है, रुबाइयों का शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर
क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। अब उन्होंने क्या बोला, जो राखी है उस राखी की चमक जो है वो बिजली सी चमक है। अब इसके पीछे उनका भाव क्या है, ये नहीं बताया कि उन्होंने इसको ऐसा क्यों कहा है। बात ये हो रही है कि इसके पीछे का उनका भाव क्या है, वो क्या चीज व्यक्त करना चाहते हैं। तो देखिए क्या है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह मानता है। अब देखो बिजली की चमक, बिजली कैसे होती है, एकदम से चमकती है, कड़कती है और फिर गायब हो जाती है, फिर चमकती है, फिर गायब हो जाती है। तो अब वो जो लच्छे लिए हुए हैं, अब इसको जैसे हम लोग प्रैक्टिकली अगर इसको देखें, अभी इसकी तरफ पे हम समझेंगे। अब वो जो शाइनिंग वाली चीज़ होती है, अब वो क्या होती है, वो ऐसे करेगी तो चमकेगी, जब वो रिफ्लेक्शन में आती है तो ज़्यादा चमकती है। ऐसे तो चमकती रहती है, लेकिन बिजली सी चमक जो हमारी आँखों को चमका दे, वो जब हिलते हैं, हवा से हिल रहे हैं वो लच्छे, तो उसकी वजह से जब आइज़ पर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तेज़ रोशनी का, तो एकदम से हमारी आँख चौंधिया जाती है। जैसे हम बिजली कड़कती देखकर हमारी आँख चौंधियाती है ना, उसी तरीके से। तो देखिए क्या है, एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है। वह बच्ची रस की पुतली है, उसकी उमंग है चपलता देखते बनती। अब रस की पुतली उसको क्यों कहा है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेम है, जो भाव है, वो बहुत ही प्रबल रूप में है, इसलिए उसको रस की पुतली कहा है। अब उसके अंदर उमंग है, अर्थात वो एक्साइटेड है अपने भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए, वो उत्साह है, वो सभी कुछ भाव दिखाई दे रहे हैं। उसके हाथों में जो राखी है, उसके लच्छे से एक चमक निकल रही है। मैंने बताया ना कि जो रिफ्लेक्शन होता है उसी से चमक आती है, जो आकाश में चमकती बिजली की भंगिमा दे रही है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर क्या है, सावन का महीना है, आकाश में बादल छाए हैं, तो वो भी चमक रहे हैं और इधर राखी के लच्छे भी चमक रहे हैं, क्योंकि आसमान में बादल है तो बिजली का कड़कना और चमकना तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में इधर रक्षाबंधन की वो राखी भी चमक रही है। दूसरी ओर कवि रक्षाबंधन के दिन आसमान में काले काले बादलों की छटा को दर्शाया है। ये बादल उस नन्ही बच्ची के हाथों में रखी राखी के बिजली की चमक पैदा करता है। अब वो जो चमक वो राखी में आ रही है, वही चमक आकाश में भी आ रही है। तो उन्हीं दोनों को उन्होंने सिमिलर यहाँ पर कर दिया है, कि क्योंकि मौसम के वातावरण के हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को आपस में मिलाया है, इसलिए उसको ये मिलाते हुए कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 है, फिराक की रुबाइयों में घरेलू वातावरण के मोहक चित्र हैं, इस कथन को सोधारण स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल है भाई, घरेलू वातावरण कहाँ है, आंगन में बच्चे को झुलाना, उसे नहलाना, उसके साथ खेलना, एक यही है। फिर दीपावली के टाइम घर के आंगन को, घर को सजाना, उसमें दिए जलाना, बच्चे के घर में दिए जलाना, बच्चे का चमकना। फिर घरेलू वातावरण में ही आपका क्या आ जाता है, रक्षाबंधन त्यौहार भी। तो ये पूरी रुबाइयों में जो है आप घरेलू वातावरण को प्रबल रूप में देखते हैं। फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन के अत्यंत सुंदर चित्र उपस्थित हैं, जैसे माँ अपने प्यारे शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है, वह उसे झुलाती है, हंसाती है। बच्चे के नहलाने के दृश्य का सजीव चित्रांकन हुआ है। जो बच्चे को नहलाना है, उसके बाल बनाना है, उसे पैरों के बीच में दबाकर, जो घुटनियों में दबाकर उसे कपड़े पहनाना है, ये सभी कुछ जो है एक घरेलू वातावरण को ही व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार दीपावली व रक्षाबंधन जैसे पर्व को जिस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है, वह आम आदमी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये त्योहार में जो हो रहा है कि अब इस त्योहार में क्या है, दीपावली के त्योहार में क्या था, माँ का घर को सजाना, बच्चे के घर को सजाना, बच्चों के लिए खिलौने, चीनी मिट्टी के खिलौने लेकर आना, बच्चों का प्रसन्न होना, ये सभी घरेलू वातावरण बता रहा है। वहीं एक बहन द्वारा तैयार होना, तैयार होकर राखी लेकर भाई का इंतजार करना, ये भी घरेलू वातावरण को ही दर्शाता है। बच्चे का किसी वस्तु के लिए जिद करना और माँ द्वारा उसे बहलाना जैसे दृश्य आम परिवारों में ही दिखाई देते हैं। अब देखिए बच्चे घर में कितना जिद करते हैं, अब जो जिद करें वो दिला देना तो पॉसिबल नहीं होता ना, तो उसमें आप जो है ना बच्चे को बहलाते हैं। अब उसको बहलाने का जो तरीका है वो सभी परिवारों में लगभग एक सा ही रहता है, तो अब उसको भी दर्शाया गया है, तो वहाँ पर भी घरेलू वातावरण। तो रुबाइयाँ शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो घरेलू वातावरण को ही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो वो आपको यहाँ पूरा एक एक चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर, चाहो तो इसको पैरा की जगह आप पॉइंट्स में भी दे सकते हो, कहाँ कहाँ घरेलू चित्रांकन हुआ है, इसको भी। प्रश्न संख्या 15 है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब आपको उसके बिंब बताने हैं। अब इसमें आपको दृश्य बिंब भी है। देखिए पहला क्या है, दृश्य बिंब जो उकेरा जा रहा है,
वो है। फिर उसके बाद उसका खिलखिलाना, ये सारी चीज़ें आपके श्रव्य बिंब में उभर के आ रही हैं। खिलखिलाना, हंसना, इसकी आवाज़ जो खिलखिलाने की आवाज़ आती है तो ये श्रव्य बिंब हो जाता है। तो ये कई सारे बिंब यहाँ पर आपको घरेलू वातावरण के देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए क्या है, दीपावली की शाम, घर का आंगन साफ सुथरा सजा सवरा, माँ अपने बच्चे को चीनी मिट्टी के खिलौने सजाती है और उसके घरौंदे में दिया जलाती है। उस समय उसके चेहरे पर ममता, कोमलता, वात्सल्य जो रंग बिखरे हैं वे बड़े सार्थक बिंब कविता में उभार रहे हैं। अब ये जो संतुष्टि का जो एहसास है, जैसे बच्चे का खुश होना, बच्चे को खिलाना है, ठीक है, बच्चे के साथ खेलना है, तो ये भी एक सेटिस्फेक्शन देता है। तो यहाँ पर माँ के अंदर जो संतुष्टि का भाव है, वो संतुष्टि का भाव यहाँ पर क्या दे रहा है, वो आपको एहसास दे रहा है। तो उस एहसास का बिंब यहाँ पर उभर रहा है। फिर सामने जो वातावरण प्रस्तुत होता है, जो घर का सजा सवरा, साफ सुथरा, दिए जलाना, ये दृश्य बिंब को बता रहा है। बच्चे का चांद पर आना, चांद को करना, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो भी बिंब को उभारती हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो जो बिंब यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब और आपका अस्पर्श बिंब, ये सारी चीज़ें, अब जैसे बालों को बनाना है, बालों को, घुंघराले बालों को सजाना है, स्पर्श बिंब में आ जाता है। तो उन सभी को आप यहाँ पर व्यक्त कर दोगे। प्रश्न संख्या 16, बच्चे की हंसी सबसे ज़्यादा कब गूंजती है? जब माँ उसे हवा में उछालती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो एहसास होता है उछालने का, वो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए क्या है, जब माँ अपने बच्चे को उछाल उछाल कर प्यार करती है तो बच्चे की हंसी सबसे ज़्यादा गूंजती है, क्योंकि उसी में बोला ना वो खिलखिला कर हंसता है, तो उसी समय उसकी हंसी जो है वो बहुत अच्छे से गूंज रही है। बच्चा खुले वातावरण में आकर बहुत खुशी महसूस करता है। अब बच्चा क्या है, घर के आंगन में, आंगन क्या है, ऊपर खुला आसमान है, नीचे है, वो खेल रहा है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश है। जब वह ऊपर की ओर बार बार उछलता है तो वह रोमांचित हो उठता है। अब कोई भी बच्चा होगा, देखो अगर रो रहा है, उसको आप ऐसे करके उछालोगे ना तो वो बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर उठने का जो एहसास है और वो जो झटका होता है, वो सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसी दौरान जो है वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और खिलखिलाकर हंसता है। प्रश्न संख्या 17 है, माँ बच्चे को किस प्रकार तैयार करती है? अब कैसे तैयार कर रही है? उसे नहला रही है, उसके उलझे बालों में कंघी कर रही है, उसको कपड़े पहना रही है घुटनियों में दबाकर, वो सभी कुछ। देखिए क्या है, माँ बच्चे को छलकते हुए निर्मल और स्वच्छ पानी से नहलाती है। साफ पानी होता है, माँ हमेशा बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहती है, तो साफ स्वच्छ पानी से नहलाती है। उसके बालों में प्यार से कंघी करती है, उसे कपड़े पहनाती है। ये सारे कार्य देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। अब माँ के साथ बच्चा जितना वक्त गुजारता है उसे वो उतना पल अच्छे लगते हैं और वो उसके लिए बहुत ही खुशी के पल होते हैं। तो वो देख रहा है कि माँ उसे कितने प्यार से सारी चीज़ें कर रही हैं। वह ठंडे पानी से नहाकर ताज़ा महसूस करता है, अपनी माँ को प्यार से देखता है। जब माँ ये सारे काम कर रही है, उसे नहलाना है, बाल सही करने हैं, कपड़े पहनाने, तो इस दौरान माँ तो वो सारे काम कर रही है, लेकिन बच्चे की निगाह कहाँ है? माँ पे है, और वो बच्चा पूरे प्रेम से अपने माँ को देख रहा है। तो यहाँ पर ये सारे काम माँ द्वारा संपन्न हो रहे हैं और बच्चा इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। प्रश्न संख्या 18 है, फिराक गोरखपुरी की भाषा शैली पर विचार डालिए। अब ये जो आ रहा है भाषा शैली, ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो हम कवि परिचय पढ़ते हैं या लेखक परिचय पढ़ते हैं तो उसी में नीचे भाषा शैली रहती है। तो उसको अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं हमें समझ में आ जाएगा। फिराक गोरखपुरी मूलतः शायर हैं। आपको पता है शायर कौन होते हैं? जो अलग अलग शेर लिखते हैं, उनकी गज़लें लिखी जाती हैं, वो सभी कुछ। रुबाइयाँ भी उन्होंने ही लिखी हैं। इन सब के लिए उन्होंने प्रमुख रूप से उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। अब वो खुद प्रमुख रूप से उर्दू भाषा के ही शायर रहे हैं, तो उर्दू के शब्द यहाँ पर हमें प्रबल रूप से देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि इनकी भाषा में कठिनाई नहीं है, अर्थात कठिनाई नहीं कि मतलब कठिन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं। अब चूंकि उर्दू है तो उसको, उर्दू भाषा को आपको समझना होगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो आपको भले थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन ऐसे पूरी भाषा इनकी बहुत ही सरल और सहज है, इसीलिए इसको बोला गया है। उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है। हाँ, कुछ शब्द उलझाव पैदा करते हैं लेकिन वे पाठक को कठिन नहीं लगते।
अब क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें उलझाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन जब हम उसको फ्लुएंट पढ़ते हैं, जब हम रुबाइयों को पूरा पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, हम उस फ्लो में जब पढ़ते हैं तो हमें उस शब्द का अर्थ समझ में, इंडिविजुअली पढ़ेंगे अगर आप उस शब्द को तो आपको थोड़ा जरूर उलझाएंगे, लेकिन जब आप पूरी रुबाई के साथ उसको पढ़ेंगे तो आपको वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज दी गई है। प्रश्न संख्या 19 है, गोरखपुरी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। देखिए, उन्होंने अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, इन सभी अलंकारों का बिल्कुल बहुत सारा उपयोग किया हुआ है इसमें। देखिए क्या है, फिराक ने कई अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया, मतलब इनके जो जिन्होंने जितनी भी रुबाइयां करी है ना, अब इसमें अलंकार जबरदस्ती ठूसे नहीं गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो उसी के साथ पिरो दिए गए हैं, इतने वो घुले मिले से लग रहे हैं। इसीलिए उनकी रुबाइयां और गजलों में अलंकार का प्रयोग थोपा हुआ नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती उन्होंने इस चीज के अंदर अलंकारों को घुसाया है, वो उन्होंने ऐसे बढ़िया तरीके से किया है, एकदम सहज और सरल रूप में हमें प्रस्तुत होते दिखाई दे रहे हैं। ये भावों और प्रसंगों के अनुकूल इनमें आए हैं, जहां जिस तरह का भाव है, जैसा प्रसंग है, उस तरीके से यहाँ पर इनको इस्तेमाल किया गया है। शायर ने मुख्य रूप से रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखिएगा, अलंकार क्या है, रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह और पुनरुक्ति प्रकाश, खास तौर से इन्हीं अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, गोरखपुरी की रुबाइयों के कला पक्ष के बारे में बताइए। अब कला पक्ष के बारे में आपकी क्या आ जाएगी, सारी उनकी भाषा आ जाएगी, अलंकार आ जाएंगे, रस आ जाएंगे, जो भी छंद वगैरह इस्तेमाल किए हैं, ये सभी कुछ इसमें लिखना होगा। देखिए क्या है, गोरखपुरी की रुबाइयां कला पक्ष की दृष्टि से बेहतरीन बन पड़ी हैं। अगर कला पक्ष का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं जिससे उनका सौंदर्य निखर रहा है। भाषा सहज है, सरल है और प्रभावी है। भावानुकूल शैली का प्रयोग है, यानी कि उसमें जिस शैली का इस्तेमाल किया गया है उसमें रुबाइयों का जो भी भाव है वो बहुत अच्छे से निकलकर सामने आ रहा है। उर्दू शब्दावली के साथ साथ शायर ने देशज संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी स्वाभाविक ढंग से किया है। अब यहाँ पर जो एक तो वो खुद एक उर्दू शायर रहे तो उनकी उर्दू शब्दावली तो वो स्वाभाविक रूप से, भाई हम जो भाषा जानते हैं वो हम कुछ भी लिखेंगे उसमें स्वाभाविक रूप से आ जाएगा, लेकिन वो जिस माहौल में रहे, आसपास जो देशी भाषा रही, उसको भी उन्होंने इन रुबाइयों में बहुत ही बखूबी इस्तेमाल किया है। जैसे लोका है, पिनहाती, पुते, लावे आदि ये शब्दों के प्रयोग से उनकी रुबाइयाँ अधिक प्रभावी जान पड़ती, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये उस एरिया के जहाँ वो रहे उस एरिया में ये बहुत लोकप्रिय रहे। संस्कृत शब्द भी आप उनकी शब्दावली में बहुत ही अच्छे से देखोगे, क्योंकि देखिए कोई भी कवि या शायर हो, अभी का हो या पहले का हो, एक तो वो ट्रेडिशनल वे से काम करता ही करता है, लेकिन आसपास के माहौल को भी वो अपने में शामिल करता है। कारण है क्योंकि वो अपनी रचनाओं में जब तक आसपास की भाषा को इस्तेमाल नहीं करेगा, लोग उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो लोग उससे ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, उनकी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं होगी। इसीलिए कोई भी कवि हो, शायर हो, लेखक हो, वो जब भी लिखता है तो वो अपना फोटो तो डालता है जिस चीज़ में वो महारत रखता है, लेकिन साथ साथ आसपास की चीज़ों को भी शामिल करता है जिससे लोग उसे अपने आप से कनेक्ट कर पाएँ। तो समझ में आ गया यहाँ पर क्या है, स्वाभाविक ढंग से किया गया है। इसमें देशी शब्द आपके लोका, पिनहाती, पुते, लावे आदि शब्द आपके जो हैं वो लोकल शब्दों का इस्तेमाल, यानी कि जो देशज शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से इस पार्ट, भाई रुबाइयाँ ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो क्वेश्चंस भी इतने नहीं हैं, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरीके से भी और भी हम चैप्टर लेकर आएंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको चैप्टर के शुरू में यानी इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो इस फ्री एजुकेशन का पार्ट आप कैसे बन सकते हो, यानी कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हो, तो इसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे जाइए, या प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। तीनों जगह में कहीं पे भी जाएंगे आपको 100% फ्री वीडियो ही मिलेंगे। आप जितने चाहें उतने वीडियोस देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, बेधड़क यहाँ पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पर और ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मिलती हैं। जैसे
जब आप यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना होगा। अब आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करते ही जो है सारी क्लासेस जो है आपकी ओपन हो जाएंगी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में। यहाँ किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस हैं। तो आप जिस भी क्लास में हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे अब आप क्लास 12th में हैं तो आपको क्लास 12th सेलेक्ट करनी है। 12th सेलेक्ट करते ही उसके सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, सारी बुक सामने हैं। तो जो भी आपकी बुक है, अब जब मान लीजिए हिंदी का आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में 5 बुक है कोर और इलेक्टिव को मिलाकर। तो पांचों में जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम आरओ पढ़ रहे थे तो हम आरओ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने आरओ पे क्लिक किया तो आरओ की जितने भी चैप्टर है वो आपके सामने हैं। तो सबसे पहले जैसे अब हमने सबसे पहला आत्मपरिचय और गीत है, हमने चलिए वो पढ़ना चाहते हैं, हमने उसको क्लिक किया। क्लिक करते ही उसके सामने और भी कुछ चीज़ें ओपन हो जाती, कुछ और लाइन्स रो ओपन हो जाती। उसमें आप देखेंगे क्या है, जो है पाठ की व्याख्या है, फिर प्रश्न उत्तर हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है और साथ ही साथ टेस्ट पेपर है। तो अब आपको व्याख्या देखनी है तो व्याख्या पे क्लिक कर दो। जैसे ही व्याख्या पे क्लिक करते हो आपने देख लिया। अब आपको लगा कि इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, तो जहाँ वीडियो चल रहा है उसी में नीचे आप देखोगे वहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट वीडियो, बस उसे आप क्लिक कर दो। इसके बाद का तुरंत नेक्स्ट वीडियो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर्स का है, उनको आप देख लो। तो इस तरीके से जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक टॉपिक देख लिया, उसके बाद का दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए हमें फिर बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो वो सारी परेशानी आपको यहाँ हमारी वेबसाइट और ऐप पर बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर आकर आसानी से आप पढ़ सकते हो और आराम से करिए। एग्ज़ाम्स के टाइम भी आपको हम मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए लेके आते हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम के लिए भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जितना कुछ मैं आपको बता रही हूँ ये सभी कुछ 100% फ्री मिलता है, इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो आइए यहाँ पर आराम से सारे क्वेश्चंस देखिए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो अभी और भी चैप्टर हमारे इस बुक के बाकी हैं, काव्यखंड का अभी और बाकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।